हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं शिवेन सिंह। लाइव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट बीकॉम ऑनर सेकेंड ईयर और बीबीए सेकेंड ईयर के लिए। तो आइए चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। जनरली हम सब ने सुना होगा मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में। तो आज हम जानते हैं, आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता क्या है, इसकी नीड्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंस की इसके जो बेसिस क्या हैं। क्योंकि जो हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन को डिवाइड करते हैं तो किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो इसके मेन बेसिस क्या हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉपिक से मार्केटिंग सेगमेंटेशन पर। मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, अब हमारे सबसे पहले मन में ये ओपिनियन आता है, ख्याल आता है कि ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये बता दें कि मार्केटिंग तो हम लोग पढ़ चुका है और मार्केटिंग के बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं कि मार्केटिंग होता क्या है। सेगमेंटेशन के बारे में बताते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है विभाजित करना या डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये होता क्या है। तो जनरली हम देखते हैं कि आज का जो सिनेरियो है, कहते हैं कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो संपूर्ण विश्व है, पूरा विश्व है, वर्ल्ड है, एक लगभग बाजार सा बन गया है, एक मार्केट सा बन गया है। और इस बाजार में, इस मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स और कस्टमर्स होते हैं, जिनकी जो नीड्स है, बेसिक डिजायर्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उनकी जो बेसिक नीड्स है, डिजायर है, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती हैं। लाइक जैसे इनकम हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, एज हो गया। तो ये उनकी इस तरह से इस बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट डिजायर होती है, नीड्स होती है। तो इन्हीं सबको डिजायर को फुलफिल करने के लिए, अब होता क्या है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यावसायिक कंपनी हो, कोई भी निर्माता हो, तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं सबकी इस बेसिस को लेकर के, तो इनको फुलफिल करना उनके लिए पूरा, इनको फुलफिल करना एक तरह से आसान नहीं हो पाता है। तो उनको वो उनकी इनकम, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो एक बड़े मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना, बांटना, कंज्यूमर की नीड्स, इनकम, एज के अकॉर्डिंग मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहलाता है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहलाता है। तो आज का जो सिनेरियो है, तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन की वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि मार्केटिंग सेगमेंटेशन के माध्यम से ही हम कंज्यूमर की बेसिक नीड्स, डिजायर्स और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको हम बेहतर तरीके से फुलफिल कर पाते हैं, यानी कस्टमर को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर पाते हैं। क्योंकि जो कंज्यूमर की नीड्स होती है, उसकी जो डिजायर है, उसकी जो विशेषताएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वह डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसके उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। और किसी भी कंपनी को इस डिफरेंस को एक साथ पूरा कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो मार्केटर होते हैं, जो निर्माता कंपनियां होती है, तो मार्केट को इस तरह से डिवाइड करती है, विभाजित करती है, ताकि जो एक समान जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में बांट सके, डिवाइड कर सके। इसी को कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो आगे हम जानते हैं कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन की बेसिस क्या है। यानी कि जो हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं, जो बाजार का विभक्तिकरण करते हैं, तो उसको किस बेसिस पे करते हैं। बाजार का जो विभक्तिकरण है, बाजार का जो सेगमेंटेशन है, डिवाइडेशन है, उसको हम किस बेसिस पर करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वह क्या बेसिस होते हैं जिनके आधार पर हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं।
सबसे पहले हम जब बेसिस की बात करते हैं तो इसके मेन चार तरह के बेसिस होते हैं। मेन चार तरह के बेसिस होते हैं। वो क्या बेसिस होते हैं, आगे हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो बेसिस होता है वो होता है जियोग्राफिक बेसिस, यानी कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर दूसरा जो बेसिस होता है वो होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक यानी इसको हम जनसांख्यिकी विभक्तिकरण भी कह सकते हैं। तीसरा जो होता है आपका साइकोलॉजिकल साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, यानी कि जिसको हम मनोवैज्ञानिक विभक्तिकरण भी बोल सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में जो चौथा होता है वो होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, यानी एक तरह से व्यवहारिक विभक्तिकरण। तो ये होते हैं चार इसके सेगमेंटेशन, यानी इसके चार सेगमेंटेशन के जो बेसिस हैं, जो आधार हैं, यानी कि जो हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, मार्केट को जब बांटते हैं, विभक्त करते हैं, छोटे सेगमेंट में बनाते हैं, तो इसके लिए चार आधार होते हैं, चार बेसिस होते हैं। तो चार बेसिस का जैसे मैंने नाम बताया, तो आइए उस बेसिस को हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि वो बेसिस क्या है और उस बेसिस में क्या क्या मेन की पॉइंट हो सकते हैं, उसके क्या क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं, जिसके द्वारा हम एक कंज्यूमर की जो नीड्स है, उसकी जो डिजायर है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको बेहतर तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि जो मार्केटिंग जो तरह से कंपनियां हैं तो अपनी उनका जो मार्केटिंग प्रोग्राम है तो उसकी आवश्यकताओं, कंज्यूमर की बेसिक आवश्यकताओं को जान करके अपना बेहतर तरीके से मार्केटिंग प्रोग्राम बना सके और बेहतर तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सके, ताकि बेहतर तरीके से एक तरह से कंज्यूमर को अपने गुड्स और सर्विस का जो लाभ है बेहतर तरीके से दे पाए और कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाए और खुद भी प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो आइए चलते हैं बेसिस की ओर। तो पहला है जियोग्राफिक बेसिस। पहला होगा जियोग्राफिक बेसिस। सेगमेंट सेव कर देते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंट हो गया और दूसरा हो गया आपका डेमोग्राफिक सेगमेंट हो गया एंड थर्ड हो गया आपका साइकोग्राफिक सेगमेंट हो गया एंड लास्ट फोर्थ आपका हो गया बिहेवियरल सेगमेंट। चार सेगमेंट मैंने आपको बताया। पहला जियोग्राफिक सेगमेंट हो गया और दूसरा डेमोग्राफिक सेगमेंट हो गया, तीसरा साइकोग्राफिक सेगमेंट हो गया और चौथा लास्ट में है बिहेवियरल सेगमेंट, यानी कि जियोग्राफिक सेगमेंट जिसको हम भौगोलिक आधार बोल सकते हैं, एक भौगोलिक विभाजन बोल सकते हैं। दूसरा डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकी विभाजन बोल सकते हैं। तीसरा साइकोग्राफिक यानी मनोवैज्ञानिक विभाजन बोलते हैं। चौथा बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक विभाजन। तो इन बेसिस पर हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। इन बेसिस पर हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। तो जो मार्केट सेगमेंटेशन, जैसे कि पहला है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता कैसे है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या क्या की पॉइंट्स आते हैं, कैसे हम बेहतर तरीके से इसको और जियोग्राफिक सेगमेंट को बेहतर तरीके से और पूरा कर पाते हैं, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला इसमें क्या क्या की पॉइंट आते हैं। सबसे पहले कैसे हो गया, कंट्री हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, रीजन हो गया, कंट्री स्टेट रीजन हो गया, क्लाइमेट हो गया। कंट्री हुआ, स्टेट हुआ, रीजन हुआ, क्लाइमेट हुआ। आज में हम इसको कर सकते हैं
पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेस्टिनी, डेंसिटी पॉपुलेशन यानी देश हुआ, राज्य हुआ, क्षेत्र हुए, जलवायु हुआ और जनसंख्या घनत्व हुआ। तो इन की पॉइंट्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। आइए इसके कुछ भी पॉइंट्स देख लेते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हो गया एज हुआ, जेंडर हुआ, इनकम हुआ, एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद हम इसमें और कुछ भी पॉइंट जोड़ सकते हैं, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस। ये डेमोग्राफिक सेगमेंट के की पॉइंट हुए, एज हुआ, जेंडर हुआ, इनकम हुआ, एजुकेशन हुआ, रिलीजन हुआ एंड मैरिटल स्टेटस हुआ। एंड लास्ट ऑक्यूपेशन भी जोड़ देते हैं। ये हुआ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के की पॉइंट। आप देखते हैं कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हुआ आपका इसमें लाइफ स्टाइल हुआ, इसको हम लिविंग स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। फिर अगला हुआ सोशल स्टेटस, अगला हुआ पर्सनालिटी, फिर पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबी। ये हुए साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के की पॉइंट। अब लास्ट में आते हैं बिहेवियरल सेगमेंट के क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हो गया ओकेजन, यानी कि अवसर, पहला हुआ। दूसरा हुआ बेनिफिट्स, हुआ। फिर अगला हुआ ब्रांड लॉयल्टी हुआ। फिर अगला हुआ एक तरह से यूजर बेस, पर्सनल एटीट्यूड एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ये हुए मार्केटिंग सेगमेंटेशन के 4 बेसिस, जिनको हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन में डिवाइड किया है। पहला हुआ जियोग्राफिक सेगमेंट, दूसरा डेमोग्राफिक सेगमेंट, तीसरा साइकोग्राफिक सेगमेंट और लास्ट में आता है बिहेवियरल सेगमेंट। तो इन अब आइए चलते हैं एक एक जो सेगमेंट है उस पर ब्रीफ से डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जो की पॉइंट है जियोग्राफिक सेगमेंट की, सबसे पहले इसका जो की पॉइंट है कंट्री। आइए इस पर सब डिस्कशन कर लेते हैं। अब कंट्री क्या होता है? कंट्री यानी कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, वहां पर हम उस कंट्री के अकॉर्डिंग
लाइक जैसे हो गया इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोई भी कंट्री हो, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, उस कंट्री के लोकेशन के अकॉर्डिंग, उस कंट्री के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उस कंट्री के कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम अपनी जो प्लानिंग होती है, अपना जो सेगमेंटेशन होता है, मार्केटिंग प्रोग्राम होता है, उसको हम तैयार करते हैं, एक तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, व्यू बनाते हैं। कंट्री में हम इसका एग्जांपल बहुत तरीके से ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सी कंट्रियों को हम इस बेसिस पर वहां पर प्रोडक्शन करते हैं या कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री है, या कि कोई विकसित कंट्री है या कि कोई विकासशील देश है। तो जहाँ जो कंट्रियां विकसित हैं, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसका जो एक तरह से ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो टारगेट होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंट्री पर होगा जहां पर एक तरह से पॉपुलेशन ज्यादा हो, जो जहां पर कंज्यूमर मार्केट, जो उपभोक्ता बाजार ज्यादा से ज्यादा हो, तो ऐसे कंट्रियों को टारगेट करते हैं और इस कंट्री को, ऐसे कंट्री को टारगेट करके अपना जो मार्केट है, बाजार है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ये वो कंट्री के बाद हम आते हैं स्टेट की ओर। स्टेट में बहुत से, जैसे कि हम कह देते हैं कि स्टेट में बाई जोन हम उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि हो गया नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इस तरह से हम जो छोटे छोटे राज्य होते हैं किसी एक कंट्री को, उस कंट्री को उस कंट्री के स्टेट को टारगेट कर लेते हैं कि यहाँ पर इस स्टेट के लोगों की पसंद नापसंद क्या है, यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है, उसके माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। फिर है रीजन। रीजन में हम एक तरह से, रीजन में जो क्षेत्र होते हैं, जो एरियाज होते हैं, मेन एरिया में जैसे हम कह देते हैं कि जो कि एक तरह से मेट्रो एरिया है कि रूरल एरिया है कि अर्बन एरिया है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन है, अपना जो मार्केटिंग सिनेरियो है, वो अपना जो मार्केटिंग प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर अपनी प्लानिंग करते हैं। तो रीजन जैसे हम कह देते हैं कि कोई रूरल प्लेस है, तो रूरल प्लेस के जो पर्सन्स होंगे वहाँ पर उनको ज़्यादा, उनकी जो पसंद होगी, उनकी जो डिज़ायर होगी, उनकी जो थिंकिंग होगी, वो दूसरे तरह से होगी, डिफरेंसेस होगा उसमें। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो मेट्रो एरिया है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो वहाँ पर जो एक तरह से कि अर्बन एरिया है कि लाइक जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया, लाइक जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, ऐसे बेंगलोर हो गया, तो यहाँ पर जो पर्सन है वहाँ पर उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हायर क्लास का होता है। तो उनकी जो डिजायर है, थिंकिंग है, वो भी थोड़ा रूरल एरिया से या कि मध्यम वर्गीय एरिया से थोड़ा ज्यादा बेहतर होती है। तो उनकी जो सोच होती है हायर क्लास की होगी, तो वहाँ की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा हायर क्लास की होगी। तो हम उस रीजन के अकॉर्डिंग भी उसको डिवाइड करके वहां पर अपनी चीजों का एक तरह से प्रोडक्शन, एक तरह से सप्लाई और उनकी डिमांड को जान सकते हैं। फिर आते हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट का मीन्स होता है एक वेदर को लेकर के, जैसे हम कहते हैं किसी कंट्री में वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वातावरण जलवायु के अकॉर्डिंग हम उसका सेगमेंटेशन करते हैं। इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम कह दें कि हम जोन बना लेते हैं, कह देते हैं कि बहुत से ऐसे कंट्रियां होती हैं या कंट्रियों के कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, जहां पर ज़्यादा सर्दी होती है। तो वहां पर जब ठंडी ज़्यादा होगी तो एक तरह से कहते हैं कि वहां पर जो सर्दियों के जो कपड़े हैं उनकी जो डिमांड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सर्दियों के जो कपड़े हैं लाइक स्वेटर हो गया, स्वेटर वगैरह हो गया, तो इनकी जो डिमांड है सबसे ज़्यादा होगी। तो इस एरिया में हम पर्टिकुलर टारगेट करते हैं, जैसे हम कहते हैं रूस के एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है, कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो लोगों को ज्यादा कूलर, एसी, पंखे की ज्यादा जरूरत होती है। तो इस तरह से हम वेदर के अकॉर्डिंग भी कर देते हैं। जैसे समय समय पर सर्दी होती है, गर्मी होती है और बरसात होती है। बरसात अगर आ जाती है तो कह देते हैं कि जो मतलब रेन बियरिंग जो होता है, बारिश के मौसम में जो कपड़े होते हैं, जैसे होते हैं रेनकोट वगैरह हुआ, छाता वगैरह हुआ, अम्ब्रेला वगैरह हुआ, तो इनकी डिमांड अचानक से बढ़ने लगती है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी, सीजन के अकॉर्डिंग भी, मौसम के अकॉर्डिंग भी हम एक तरह से वहां पर अपना जो मार्केटिंग प्रोग्राम है उसको हम करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि भारत में शिमला में लोग एक तरह से जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ पर एक तरफ से जो कश्मीर का जैसे एरिया हुआ, बर्फबारी वहाँ पर ज़्यादा होने लगती है, तो एक तरह से ठंडी ज़्यादा होने लगती है, तो वहाँ पर लोग एंजॉय करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो उनकी जो बेसिक एक तरह से डिज़ायर है, तो उसको समझ करके वहाँ पर हम उनके लिए बेहतर तरीके से मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हैं। उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वो हम प्रोवाइड करा पाते हैं। तो ये हुआ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं पॉपुलेशन
डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व में हम अर्बन रूरल एरिया को टारगेट करते हैं कि जहाँ पर रूरल एरिया में ऐसे कि जहाँ पर लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो थिंकिंग होती है, उनकी जो डिजायर होती है वो थोड़ा अर्बन एरिया से थोड़ा बिलो हो सकती है। तो रूरल एरिया में हम क्या करते हैं कि उस तरीके से हम मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि अगर हमको कोई इंडस्ट्री बनाना है, कोई प्लांट वहाँ पर एक तरह से उस प्लांट को स्टेबलाइज करना है, तो हम थोड़ा अर्बन एरिया को टारगेट करते हैं। तो रूरल और अर्बन एरिया की जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, ताकि वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी हम बेसिक नीड्स को जान पाएं, ताकि हम उनको जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाएं। सेटिस्फैक्शन के साथ साथ हम खुद भी, कंपनियां खुद भी प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये होगा जियोग्राफिक सेगमेंट। अब आते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंट की ओर। डेमोग्राफिक सेगमेंट क्या होता है? डेमोग्राफिक सेगमेंट के क्या क्या बेसिस की पॉइंट होते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एज पर। एज क्या होता है? एज में जैसे हम कहते हैं किसी भी उपभोक्ता की जो आयु होती है, कंज्यूमर तो हम सभी हैं, हम कुछ ना कुछ उपभोग करते ही हैं। तो हम कहते हैं जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, एक 0 से लेकर के 1 साल से लेकर के 5 साल का बच्चा, उसकी बेसिक नीड्स क्या होगी? उसको जरूरत होगी छोटे खिलौनों की जरूरत होगी, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको डायपर की जरूरत होगी। तो एज के अकॉर्डिंग फिर जब से आगे बढ़ा, 5 से 10 साल का हुआ, एक स्टूडेंट हुआ तो पढ़ने लगा, उसको स्कूल बुक्स चाहिए, स्कूल बैग्स चाहिए, स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ये सारी सुविधाएं चाहिए। तो एज के अकॉर्डिंग हम भी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं तो उसको हम पूरा करते हैं। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता है तो उस जो एक पर्सन हुआ तो एक तरह से उसका लाइफ जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जरूरतें हैं, जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो एक पर्सन उपभोक्ता जो बड़ा हुआ तो उसको बेहतर तरीके से ब्रांड, चाहे कपड़े के हों चाहे लाइफ स्टाइल के हों, बेहतर तरीके से उसको चाहिए होता है। तो उसके एज के डिफरेंसेस से वो चीजें समय के अनुसार बढ़ती चली जाती है। तो उसको हमको एक तरह से पहचानना होता है कंपनियों को कि एज के अकॉर्डिंग हम उनकी एक तरह से जरूरतों को पूरा कर सके। फिर दूसरे पे आते हैं जेंडर मीन्स एक तरह से जो लिंग है, यानी कि जो मेल है और फीमेल है। मेल और देखिए मेल और फीमेल की दोनों की जो जरूरतें हैं, जो दोनों की रिक्वायरमेंट है, वो दोनों में डिफरेंसेस होता है। दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल, मेल हो या फीमेल। फीमेल में हम कह देते हैं कि एक तरह से उनका जो बिहेविंग स्टाइल है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जो थिंकिंग है, उनको वो डिफरेंट होता है। फीमेल में जैसे हम कहते हैं ज्वेलरी हो गया, कॉस्मेटिक चीजें हो गई, तो ये उनको ज्यादा पसंद होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो उनका ड्रेसेस हैं वो उनका डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर एक तरह से अपना मार्केटिंग प्रोग्राम और स्ट्रेटजी बनाते हैं उनको फुलफिल करने के लिए। तो मेल फीमेल के थ्रू हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो जेंडर हुआ। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ इनकम के बेसिस पर हम इसको बेहतर तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इनकम के बेसिस पर कैसे हुआ? इनकम के बेसिस पे हम कहते हैं जो एक कंज्यूमर की जो बेसिक आय होती है, इनकम होती है, एक मंथली उसकी इनकम होती है, इसको हम मान लीजिए 3 तरह से डिवाइड कर देते हैं। हायर क्लास हुआ, मिडिल क्लास हुआ और लोअर क्लास हुआ। हायर क्लास हुआ, मिडिल क्लास और लोअर क्लास हुआ। हायर क्लास की जो उसकी जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा से ज्यादा उसकी इनकम होगी तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो जरूरतें हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस होंगी। मिडिल थोड़ा कम, लोअर थोड़ा उससे भी कम। इसको हम मान लीजिए किसी एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हम कह दें कि जो हायर क्लास है, हायर इनकम वाले जो कंज्यूमर्स हैं, मान लीजिए कि उसको कुछ सपोज कोई उसको कार खरीदना हो, तो उसको कोई कार खरीदना हो तो कार में क्या करते हैं, जैसे कह देते हैं कि हायर सोसाइटी का हायर कंज्यूमर्स है, तो उसको कोई कार चाहिए तो वो ज्यादातर प्रेफर करता है कि मान लीजिए कि कोई मर्सिडीज कार है या कि BMW कार है, तो वो मर्सिडीज और BMW की ओर उसकी थिंकिंग होती है, उस पर वो फोकस करता है। देन इसके अलावा अगर हम देखें जो मिडिल क्लास है तो वो उसकी रेंज से बाहर होता है, उसकी थिंकिंग से बाहर होता है, उसकी इनकम इतनी नहीं होती कि वो BMW
BMW और मर्सिडीज को एफर्ट कर सके, वो दूसरे कैटेगरी पे चला जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मान लीजिए कि स्विफ्ट हो गया, ब्रेजा हो गई, या कि और भी कोई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की कार हो गई जो उससे बहुत कम लेवल की होती है, तो वो उस पर प्रेफर करता है, उसको लेने की कोशिश करता है। फिर देन इसके बाद आते हैं कि हम देखते हैं जो लोअर इनकम वाले हैं। लोअर इनकम वाले क्या सोचते हैं? लोअर इनकम वाले की जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो सबसे निम्न लेवल की होती है, लो स्तर की होती है। वो उनकी रेंज इतनी नहीं होती कि वो एक तरह से मर्सिडीज को BMW को या मिडिल लेवल की अगर कोई कार लेना तो उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो अप्रोच होती है, कह देते हैं कि आल्टो 800 हो गया, आल्टो हो गया, 800 हो गया, क्विड हो गया। इस तरह से कार का जो सेगमेंटेशन होता है, इस पर वो फोकस करते हैं। और भी सारी जो जरूरत की चीज़ें हैं, चाहे लग्जरियस चीज़ें हों, चाहे लाइफ स्टाइल की चीज़ें हों, चाहे बेहतर से बेहतर कपड़ों के ब्रांड हों, उस पर वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपनी आय के अकॉर्डिंग ही उस पर वो फोकस करते हैं, परचेज करते हैं। तो इनकम के अकॉर्डिंग, इनकम की कैटेगरी को भी ध्यान में रखते हुए जो कंपनियां हैं तो उसको उसका सेगमेंटेशन करती हैं। एक तरह से जो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, यानी हर तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए, हर तरह की कैटेगरी के जो उपभोक्ता होते हैं उसको ध्यान में रख करके हम प्रोडक्ट का निर्माण कर पाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे लोअर कैटेगरी के हो, चाहे मिडिल कैटेगरी के हो, चाहे हायर कैटेगरी के हो, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को हम संतुष्ट कर पाएँ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से, अपने प्रोडक्ट से, अपने ब्रांड से। तो हम यहाँ पर इनकम के बारे में डिस्कशन किए। इसके बाद हम आगे चलते हैं एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन के माध्यम से भी हम एक तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत से जो ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो उनकी जो अवेयरनेस है वो किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी पर कोई कुछ भी यूजफुल जो चीज़ें हैं उनको प्रोडक्ट को लेकर के उनकी जो सोच है, डिज़ायर है, अवेयरनेस है, वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो यानी कि इलिटरेट लोग हैं, या कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, तो उनसे थोड़ा डिफरेंट होती है। तो जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी हम कंज्यूमर की जो बेसिक नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको हम सेगमेंट कर सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनको उनकी बेसिक नीड्स को, आवश्यकताओं को, डिज़ायर को फुलफिल कर पाते हैं। फिर इसके बाद आता है रिलीजन में हम कहते हैं कि रिलीजन का मीन्स धर्म। कहते हैं कि हम, जैसे कि हम कहते हैं अपना भारत है, तो भारत एक तरह से क्या है कि भारत कहते हैं ना कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर हर तरह की रिलीजन के, हर तरह के कास्ट के, तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी कि भारत विविधताओं वाला देश है। हर तरह के कास्ट के, हर तरह के रिलीजन के जब लोग रहते हैं, तो उनकी जो एक तरह से यूजफुल जो चीज़ें होती हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, उनकी जो पसंद नापसंद की चीज़ें होती है, वो थोड़ा एक दूसरे रिलीजन से डिफरेंट होती है। तो उनका रहन सहन का तरीका भी अलग होता है। तो रिलीजन को भी टारगेट करके कंपनियां क्या करती हैं, वो उनका अपनी कंपनियों का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं और उनको एक तरह से उनके लिए एक तरह से बेहतर तरीके से वो चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। तो रिलीजन हो गया। रिलीजन के बाद आप देखते लेते हैं मैरिटल स्टेटस, यानी कि एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल, जीवन जैसे कह सकते हैं कि एक पर्सन जो उपभोक्ता होता है, मैरिड है या अनमैरिड है, सिंगल है, बैचलर है, उसके अकॉर्डिंग भी उसकी ज़रूरतें जो होती हैं डिफरेंट होती है। अगर वो सिंगल है तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट होंगी। वो अपने लिए ही केवल जो यूजफुल चीज़ें हैं उसको परचेज करेगा। अगर वो मैरिड है तो अपनी परिवार के लिए भी सोचता है। फैमिली उसकी जो एक तरह से हम उसको फैमिली साइज भी कह सकते हैं। तो फैमिली साइज में उसके कौन कौन से पर्सन्स हैं, उसके 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उसकी जो नीड्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंगल है या मैरिड है, या फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका परिवार बढ़ता है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। तो इस तरीके से हम मैरिटल स्टेटस या फैमिली साइज पर को फोकस करके भी डिवाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी हम उनकी सेटिस्फैक्शन को उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनकी ज़रूरतों को जान पाते हैं। ऑक्यूपेशन में उनका पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है, या कि वो स्टूडेंट हैं, या कि कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, या कि घर में ही रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं। तो इस तरह से लोगों की जो बेसिक जरूरतें होती हैं डिफरेंट होती है। सपोज कि मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ वो एक तरह से
एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसको 2-4 घंटे के लिए, तो उसकी जो बेसिक ज़रूरतें होंगी वो थोड़ा डिफरेंट होगी। तो पढ़ाई के साथ-साथ वो दूसरी तरह के कामों में भी अपना एक तरह से जीवन निर्वहन कर रहा है। तो इस तरह से उसको कंपनियों को मतलब उसकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसको उसको आइडेंटिफ़ाई करना होता है। तो हम ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी इसको एक तरह से सेगमेंट इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स तो ये था डेमोग्राफिक सेगमेंट में ये सारी चीजें, एज हुआ, जेंडर हुआ, इनकम हुआ, एजुकेशन हुआ, रिलीजन हुआ, मेंटल स्टेटस हुआ और ऑक्यूपेशन हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग डेमोग्राफिक सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी हम एक तरह से चीज़ों को सेगमेंट कर सकते हैं, जो मार्केट है उसका सेगमेंट कर सकते हैं, ताकि हम जो डिफरेंट 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 कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बेसिक नीड्स और उनकी बेसिक ज़रूरतों को पहचान पाएँ। उनकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद क्या है, उसको हम जान पाएँ, ताकि हम अपना मार्केटिंग बेहतर तरीके से प्रोग्राम और स्ट्रेटजी बना करके उनको हम बेहतर तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फिर अगला क्या है, साइकोग्राफिक सेगमेंट। साइकोग्राफिक सेगमेंट यानी मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सेगमेंट में क्या है, जैसे कि हम एक कंज्यूमर से उसका लाइफ स्टाइल है अथवा लिविंग स्टैंडर्ड है। एक कहते हैं ना कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यू, डिफरेंट पीपल डिफरेंट कंज्यूमर्स डिफरेंट व्यू, यानी कि लोग अलग, उनका नजरिया अलग, उनकी सोच अलग, उनकी थिंकिंग अलग। हर कंज्यूमर की जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, ओपिनियन होता है, वो डिफरेंट होता है। वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड से उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होता है, जैसे कि उनका जो रहन सहन है, जो लाइफ स्टाइल है। काफी लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, तो लग्जरियस प्रोडक्ट पसंद करते हैं, हाईली, जैसे कि अगर उनको कोई पर्सन ऐसे है कि उनको आईफोन ही पसंद है, आईफोन उनको लेना है, तो वो दूसरे तरह के एंड्रॉयड फोन वगैरह वो यूज नहीं करते हैं, तो उनकी पसंद क्या होती है, हायर क्लास की होती है। तो वो उनके लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड से होता है। तो लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड में वो बेहतर तरीके के ब्रांड को पसंद करते हैं। ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं कि अगर उनको कोई भी चीजें परचेज करना हो, तो जो सुपर मॉल बने हैं, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पर वो एक विशेष ब्रांड के प्रोडक्ट ही पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो जिनकी रीच वहाँ तक नहीं हो पाती, जिनकी पहुँच, जिनका अप्रोच वहाँ तक नहीं हो पाता, वो छोटे मोटे शॉप से भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन का तरीका है, जो लाइफ स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा करते हैं, और यही कंपनियां ध्यान में रखती, इसी को फोकस करके वो अपना प्रोडक्ट को एक तरह से कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। फिर आगे हम देखते हैं सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस, एक जो कंज्यूमर है उसका सोशल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या है, वह कैसी सोच रखता है, कैसे उसकी चीज़ें पसंद है, कैसे लोगों की हेल्प करता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग भी एक तरह से हम उसकी जो फुलफिल्स होती है, उसकी जो डिमांड होती है, डिजायर होती है, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। फिर हम देखते हैं पर्सनालिटी। कंज्यूमर का जो व्यक्तित्व है, उसके उसकी पर्सनालिटी से, उसके व्यक्तित्व से, उसके रहन सहन से चीज़ें थोड़ा डिफरेंट क्रिएट होता है, क्योंकि जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, जैसा उसकी सोच होगी, थिंकिंग होगी, उसके अनुसार ही उसकी एक तरह से हम एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल कर सकते हैं। उसकी जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधि है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको परचेज करता है। अमूमन होता क्या है कि हम देखते हैं कि कोई भी कंज्यूमर एक शॉप में जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी प्राइस क्या है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेते हैं तो देखते हैं कि उसकी प्राइस क्या है। तो हमारी जो एक्टिविटीज है, तो इन सारी चीजों पर फोकस करती है। तो हमारी जो एक्टिविटीज है, एक तरह से पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, तो इसके भी कई सारे मायने होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रख करके कंपनियों का सेगमेंटेशन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के लोगों की जरूरतें क्या है, कैसे उनकी सोच होती है, कैसे उनकी थिंकिंग होती है, और क्या चीजें उनको पसंद है या नहीं पसंद है। तो फिर आगे देखते हैं पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबी। व्यक्तिगत शौक जो होते हैं, व्यक्तिगत रुचियाँ जो होती हैं, किसी को चाहे किसी पर हम कहते हैं कि जैसे किसी को वॉच पहनने का शौक, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के शूज पहनने का शौक है, डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों के जो ब्रांड है, हम कह देते हैं लिवाइस है, लिवाइस हो गया, प्रोवोक हो गया, और भी तरह 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 के हो गया। तो वो उनको डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से उनकी जो हॉबी होती है, इंटरेस्ट होता है, उस पर वो फोकस करते हैं, यानी उनको जो पसंद होगा वो उसी चीज पर फोकस करते हैं। तो कंपनियां इसी चीज को वाच करती हैं कि एक कंज्यूमर जो है उसका पर्सनल इंटरेस्ट
एक तरह से ब्रांड की ओर है, ताकि उसको वो वॉच कर पाए और उसको फुलफिल कर पाए। तो पर्सनल हॉबी हुआ, शौक हुआ, तो ये होता है साइकोग्राफिक सेगमेंट के माध्यम से हम एक कंज्यूमर की जो बेसिक नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको हम जान पाते हैं और उनको फुलफिल कर पाते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बिहेवियरल सेगमेंट। कहते हैं बिहेवियरल सेगमेंट में क्या होता है? बिहेवियरल सेगमेंट में सबसे पहले यानी कि बिहेवियरल सेगमेंट एक जो कंज्यूमर्स होता है, उसके जो व्यवहार से, उसके जो एक्टिविटी से वो जो चीज़ें प्रभावित होती हैं, उसको एक्टिविटी के माध्यम से मार्केट को डिवाइड करते हैं जो मार्केटर होते हैं। तो सबसे पहले आप कहते हैं कि ओकेजन यानी अवसर, ओकेजन जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए क्या क्या कंपनियां एक तरह से एक तरह से जो परचेजिंग के अवसर क्रिएट करती है। जैसे कि होता है क्या है कि हम कह देते हैं कि फेस्टिव ओकेजन है, यानी कि त्योहारों का सीजन है। जब त्योहारों का सीजन होता है तो अचानक से जो उस त्योहार में जो जरूरत की चीजें होती हैं उसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं कि दिवाली जब दिवाली आ जाता है तो जो पटाखे वगैरह होते हैं, मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, जो देवताओं की जो पूजन सामग्री होती है, उनकी डिमांड जो होती है अचानक से हो जाता है। लोग इसी बीच लोग घर की साफ सफाई करने लगते हैं, तो हर चीजों की डिमांड थोड़ा ज्यादा बढ़। होली में ऐसे होता है, होली में भी ऐसे हो जाता है कि जब ऐसे कोई त्योहार आते हैं, चाहे लाइक क्रिसमस हो गया, हर तरह के जो ओकेजन होते हैं, अवसर होते हैं, उनमें कंज्यूमर्स को कुछ खास विशेष छूट या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, विशेष कुछ फायदा छूट दिया जाता है, ताकि वो डिफरेंट उस ओकेजन का लाभ उठा सकें। और ताकि हम उस विशेष ब्रांड पर छूट कर देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ का अवसर उठा पाए और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो एक तरह से परचेजिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ओकेजन के थ्रू हम उसको पूरा कर सकते हैं। बेनिफिट्स में हम उनको कुछ ऐसे लाभ, ऐसे कुछ प्रॉफिट देते हैं, जैसे कुछ हम उनको छूट कर दिए, कुछ अवार्ड दे दिए, एक के साथ एक कुछ फ्री, ऐसे कुछ कूपन्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, कंज्यूमर को ये लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने से कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ लाभ हो रहे हैं, तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ मिल रहा है, तब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। तो कंज्यूमर का जो अट्रैक्शन होता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ज्यादा हो जाता है ना। तो फिर अगला पॉइंट है इसमें ब्रांड लॉयल्टी यानी किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति वफादारी, यानी जो ब्रांड इमेज है, ब्रांड लॉयल्टी है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी ब्रांड पर एक तरह से लॉयल हो जाते हैं तो हम हमेशा उसी प्रोडक्ट कंपनी का ब्रांड हम यूज करते हैं, चाहे हमको कहीं पर भी वो ब्रांड खरीदना पड़े। जिसे कह देते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस ब्रांड की जो पर्टिकुलर कंपनी जो ब्रांड है उसकी जो इमेज ऐसी हमारे माइंड में सेटअप हो जाती है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्रांड को, जैसे हम अगर मान लीजिए हमको कोलगेट टूथपेस्ट कोलगेट का पसंद है, तो हम किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं तो हम कह देते हैं कि हमको एक कोलगेट चाहिए, यानी हम उसके डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि हमको टूथपेस्ट चाहिए, हम बोल देते हैं हमको कोलगेट चाहिए। तो ऐसे से जैसे कि किसी को अगर मान लीजिए सोनाटा की वॉच पहननी है, टाइमेक्स का पहनना है, या कि रोलेक्स का वॉच पहनना है जो काफी कॉस्टली आता है, तो ब्रांड के प्रति इस तरह से हम लॉयल हो जाते हैं कि हम केवल उसी ब्रांड को चूज करते हैं। अगर एक बार उसका प्रोडक्ट का हमने यूज कर लिया, खत्म हो गया, दूसरी बार जाते हैं तो हम फिर से उस ब्रांड को चूज करते हैं, यानी कि हम उस ब्रांड के अलावा दूसरे ब्रांड को पसंद नहीं करते हैं, कि हमको केवल वही ब्रांड चाहिए होता है, यानी कि हमारा उसका जो ट्रस्ट है, जो रिलायंस और डिफेंस है, वो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। इसे हम कह देते हैं कि कभी कभी ब्रांड क्या होता है उसकी पहचान बन जाती है। जिसे कह देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि निरमा हो गया, निरमा भारत में सबसे फेमस एक वॉशिंग पाउडर है। गुजरात के एक बहुत ही मतलब एक व्यापारी थे, गुजरात उनके तो थ्रू ये चालू हुआ था। तो आज कंडीशन हुआ कि निरमा की जो पॉपुलैरिटी है, निरमा की जो एक तरह से ब्रांड इमेज है, इतनी ज्यादा हो गई कि हम देखते हैं कि बहुत से जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, तो हर किसी वॉशिंग पाउडर को निरमा ही बोल देते हैं। किसी शॉप पे जाते हैं तो बोल देते हैं कि हमको 1 kg निरमा चाहिए, यानी कि उनका जो उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, तो उसको उनको हर प्रोडक्ट में वही उसके नाम के थ्रू ही उसको जानते हैं। तो ये एक तरह से लॉयल्टी होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति, यानी ब्रांड के प्रति वफादारी, यानी कि हम उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करेंगे। तो ये होता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का भी कंपनियां फायदा उठाती हैं, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी के माध्यम से उन कंज्यूमर को एक तरह से अपने जो उनके बेहतर यूजफुल वाले कंज्यूमर्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं, उसको पहचान जाती है, उस ताकि फिर से उसी प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगती हैं। तो ब्रांड लॉयल्टी भी एक
तरह से बेहतर टूल्स होता है। ब्रांड लॉयल्टी में ब्रांड इमेज भी जोड़ सकते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए कि रोलेक्स की वॉच चाहिए, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली हो, तो वो उसको रोलेक्स की वॉच, अगर उसको कोई दूसरा विकल्प मिलता है, अब जैसे आज के कंपटीशन के सिनेरियो में हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो, हर उसकी उसका जो विकल्प है, उसका जो अल्टरनेट है अवेलेबल है। सपोज कि मान लीजिए कि हमको कोई एक मोबाइल खरीदना है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन कंपनी, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये सारे, रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड हमारे पास अवेलेबल हैं। सबके जो प्राइसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हमारी व्यक्तिगत पसंद है, यानी हमारी किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति अगर कोई लॉयल्टी, अगर हम कह दें कि हमको वीवो का ही चाहिए, ओप्पो का ही चाहिए या कि सैमसंग का चाहिए, तो हम सिर्फ वही परचेज करते हैं, चाहे हमारे पास बेहतर से बेहतर विकल्प क्यों ना हो, चाहे उनकी प्राइसेस में चाहे कुछ डिफरेंसेस क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम किसी ब्रांड के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हम बार बार वो चीजें पसंद करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा ट्रस्ट है, जो रिलेवेंस है, वो किसी ब्रांड के प्रति ज्यादा बढ़ती है। जब ब्रांड के प्रति ज्यादा हमारा जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो होगा, तो कंपनियों का भी इसका बेनिफिट होता है, तो वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर तरीके से उसको मेंटेन करती है। तो ये होता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी की बात आते हैं यूजर रेट। यूजर रेट यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, उनको किसी पर उनका जो क्रय करने का एक तरह से जो दर है, जो रेशियो है, वो क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक तरह से जब किसी शॉप पर जब जाते हैं, तो होता क्या कि अगर मान लीजिए हम किसी शॉप पर पहली बार गए कोई वस्तु, कोई चीजें, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, तो पहली बार हम जाते हैं, तो जो शॉपकीपर है ये देखता है कि हमारे स्टोर पर पहली बार आया है, जिसको हम इस तरह से अट्रैक्ट करें कि बार बार आए। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही शॉप से, एक ही मॉल से जो हमारी जो जरूरत की चीजें, वो हमेशा हम वहां से परचेज करते रहते हैं। इससे क्या होता है, उस शॉप से, उस जगह से हमारा जो लॉयल ट्रस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। तो वहाँ का जो एक तरह से जो शॉपकीपर है, तो उस पर्टिकुलर तरह से कंज्यूमर को कुछ विशेष छूट या कुछ विशेष एक तरह से अवार्ड दे सकता है ना, कुछ अलाउंस दे सकता है। हो सकता है कभी कभी ये भी चीजें हो जाती हैं कि होम डिलीवरी भी प्रोडक्ट करा देते हैं। आज कहते हैं कि आज का जो समय है, तो ऑनलाइन एक तरह से परचेजिंग का है, ऑनलाइन परचेजिंग का है। तो ऑनलाइन परचेजिंग चीज़ों का एक तरह से जो इंटरनेट के माध्यम से, ई कॉमर्स जिसे बोलते हैं, तो उसके माध्यम से हम चीज़ों का एक तरह से डिलीवरी एक तरह से हमारे घर में हो जाती है। और इसका ऑनलाइन मार्केट का तो एक तरह से बहुत ज़्यादा है, आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं, तो अब उनका रिटेल सेक्टर की ओर झुकाव थोड़ा कम होने लगा है। उससे थोड़ा रिटेल सेक्टर में थोड़ा कमी आई, क्योंकि उनका जो फोकस है वो ऑनलाइन ज्यादा होने लगा है। इसकी अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शॉपक्लूज हो गया, मिंत्रा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे हो गए। हम बात करें अगर हम अमेजन की, अमेजन एक अमेरिकी कंपनी है। अमेजन देखते हैं कि अब जैसे कि अगर हम इसका थोड़ा एग्जांपल लें, तो कहते हैं कि भारत को एक तरह से, हमारा जो इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है, वो इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है, यहाँ का जो मतलब एक तरह से कंजप्शन रेशियो है इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अमेजन जो अपना सबसे बड़ा जो उसका हेड ऑफिस है, वो अपने इंडिया में उसको स्टेबल कर रहा है, अपने इंडिया में बना रहा है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ की जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता बाजार है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवाएं दे सके, उनको संतुष्ट कर सके और खुद प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इस तरह से होता है कि यूजर रेट, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं किसी कंपनी के प्रति, किसी शॉप के प्रति, किसी ब्रांड के प्रति, जब वो वही चीजें बार बार वहां से वो परचेज करते हैं, तो कंपनियों को ये लगता है कि हाँ, ये चीजें हमारे यहाँ से बार बार ले रहा है, तो इसको हम कुछ बेहतर तरीके से बेनिफिट, बेहतर तरीके से फैसिलिटी दे सकते हैं। सपोज कि मान लीजिए कि हम कोई टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर में हम देखते हैं कि अचानक बहुत सारी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में, जैसे आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया। जियो की बात करें तो आज के समय में हम देखते हैं कि जियो जो टेलीकॉम है, इसने अचानक से मार्केट, ये लगभग 2 साल 3 साल पहले, 3 साल पहले इसने मार्केट में एंट्री की। और जो भी पुराने टेलीकॉम सेक्टर लाइक एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, इनका जो बड़ा नेटवर्क था, उसको इन्होंने एक तरह से इतना ज्यादा इफेक्ट कर दिया कि वो इन सब से एक तरह से मतलब पीछे चले गए और ये सबसे ज्यादा आगे निकल गया। तो उस तरीके से इन्होंने अपनी जो फैसिलिटी है, अपनी सर्विस है, सुविधाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक दे पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनका जो कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर नेटवर्क है, अपने लिए क्रिएट कर सके। तो अगर
एक तरह से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को भी इन्होंने थोड़ा चेंज किया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो यूजर रेट है उसके माध्यम से हम भी लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि अगर एक बार हम अपना मार्केट में अपनी जो गुडविल है, जो इमेज है, उसको अगर बिल्ड कर लेते हैं तो उसको हमें उस पर हमेशा फोकस किए रहना होता है, हमको उस पर बार बार फोकस करना रहता है, हमें उसको मेंटेन किए रहना होता है, हम ताकि हम हमेशा कंज्यूमर की जो नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, जो उनकी पसंद नापसंद है, उसको हमेशा फुलफिल कर पाए। फिर आते हैं पर्सनल एटीट्यूड की ओर। पर्सनल एटीट्यूड में हम देखते हैं कि जो हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है किसी भी कंपनी को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, शॉप को लेकर के, हमारे जो लग्जरी चीजें होती हैं उस पर हमारी व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है, रवैया क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, चाहे वो लग्जरी प्रोडक्ट हो चाहे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हो, देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो सिनेरियो है, हमारा जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंजेस होता रहता है। दूसरों को यूज़ करते हुए, देखते हुए भी हम थोड़ा उससे एक तरह से मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, इसमें कुछ जरूर होगा तभी कुछ ऐसा यूज़ कर रहा है। तो हमारा दृष्टिकोण भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता रहता है, तो हम उसके माध्यम से भी करते रहते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर की जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, और इसी डिफरेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन करना होता है। फिर हम देखते हैं लास्ट में टेक्नोलॉजी अडेप्शन। टेक्नोलॉजी अडेप्शन में हम बात करते हैं कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज का जो सिनेरियो है, तो पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है। यानी टेक्नोलॉजी और साइंस का जो एक तरह से एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि हर चीज़ों में हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सारी चीज़ें, साइंस के माध्यम से ही, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम बेहतर से बेहतर चीज़ों का एक तरह से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गई कि कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ ही हमारा जो एक तरह से हम एक तरह से कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ ही सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि अगर मोबाइल फोन अगर हमारे पास, हमारा अगर मोबाइल गुम जाए, लैपटॉप गुम जाए, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ थोड़ा अधूरी है, हमारा कुछ खो गया है, यानी कि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, उसके बिना हम जी नहीं पाए, हमारा कोई जरूरत की चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम टेक्नोलॉजी में इतने अडॉप्ट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं तो एक तरह से कंपनियां ये वाच करने लगती है कि जो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड है, तो उनके लिए हम ऐसे कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट, उनको जो यूजफुल चीजें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन में आज हमने जाना जो हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं, यानी कि बाजार का जो विभक्तीकरण करते हैं, बाजार को जब बांटते हैं तो हम किन बेसिस पर, किन आधार पर, कितने आधार होते हैं जिनको हम मार्केट का डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने 4 टाइप से सेगमेंटेशन किया। 4 टाइप से सेगमेंट किया, पहला था जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। इन 4 सेगमेंट के माध्यम से फिर इसके कुछ की पॉइंट्स हुए, उसके माध्यम से हमने ब्रीफ में जाना। तो ये होता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन के माध्यम से ही हम जो हमारी जो यूजफुल जो चीजें हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, जो डिजायर है, तो एक जो मार्केटर होता है, एक जो निर्माता है, एक जो प्रोड्यूसर है, तो उनको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाती है, ताकि जो कंज्यूमर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं, सिमिलर, जिनकी डिमांड सिमिलर होती है, तो उनको हम उनके बेहतर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को जान करके ही हम उनको एक तरह से फुलफिल कर पाते हैं। तो ये था मार्केटिंग सेगमेंटेशन का बेसिस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि होपफुली कि आपको ये आज का वीडियो, आज का जो लेक्चर है, बेहतर तरीके से पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप ग्रुप के जरिए भी हमको वो चीजें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली कि बेहतर तरीके से आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।